दोस्तों पहली दो काम तो कर दिए हमने। बिजली के बिल तो आधे कर दिए। किस किस के बिजली के बिल आ गए, जरा हाथ खड़े करो। कम हुए कि नहीं हुए? मैं रोज सवेरे सैर करने के लिए जाता हूं, खूब जनता मिलती है। पिछले 3 दिन से जो मेरे को मिलता है वही हाथ हिला के कहता है, भाई साहब बिजली का बिल आ गया, भाई साहब बिजली का बिल कम हो गया। परसों मैं नाई के यहाँ बाल कटाने गया, मेरे को देखता ही नाई बोला, भाई साहब बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल कम हो गया। सारे दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। जब हम ये बिजली की सब्सिडी दे रहे थे तो मेरे को अफसर कह रहे थे, सर 1400 करोड़ रुपए लगेंगे, कहां से आएंगे? मेरे को लगता है अगर 1400 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, इससे अच्छा सदुपयोग पैसे का नहीं हो सकता। गलत तो नहीं कह रहा जी? अब आपके पानी के बिल भी आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के जीरो बिल आने वाले हैं। तो जो 2 बड़े बड़े काम थे वो कर दिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। अब तीसरा बड़ा काम करना है और वो है दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। वैसे मैं पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आधे हो सकते हैं तो पूरे देश के अंदर भी हो सकते हैं। तो दिल्ली के बाहर के लोग अपने अपने मुख्यमंत्रियों से, अपनी अपनी सरकारों से यार ऊपर नीचे हो रहा कैमरा यार, वो आवाज लगाएं और उनसे कहें कि भाई अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली पानी के बिल कम कर सकती है तो तुम भी करो, तुम भी करके दिखाओ। दूसरा, बिजली के बिल पुराने बहुत ज्यादा आए हुए हैं और बहुत गड़बड़ बिल हैं, है कि नहीं है? और पानी के भी बहुत गड़बड़ बिल आए हुए हैं पुराने। कई बिलों को हमने स्टडी कराया है और उनको भी, उसका भी कोई प्लान बना रहे हैं, उनको भी ठीक कराएंगे, पुराने बिलों को भी। लेकिन आज हम अपना तीसरा वादा पूरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम दिल्ली के अंदर करप्शन की वही टेलीफोन लाइन शुरू कर रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले साल 49 दिन की सरकार में की थी। आज से, जैसा मनीष ने बताया, 4 साल पहले, पूरे 4 साल पहले मेरे को याद है 5 अप्रैल 2011 का दिन था जब अन्ना हजारे जी के साथ जंतर मंतर के ऊपर हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। हम लोगों ने भी खूब झंडे उठाए, खूब नारे लगाए। हम लोग भी कहा करते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन एक दिल के कोने में एक प्रश्न होता था कि यार ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता है क्या? भारत से भ्रष्टाचार मुक्त खत्म हो सकता है क्या? कई बार सोचा करते थे, कई लोग कहा करते थे कि भारत के लोग तो जन्मजात भ्रष्टाचारी हैं जी, इनके तो खून में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। मेरा दिल नहीं मानता था। मेरे को लगता था भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे भारत के लोग जब अमेरिका जाते हैं, उनके बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं। ये जितनी एमएनसी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनको देख लो, इनके टॉप के ऊपर सारे भारत के लोग मिलेंगे हर जगह। अमेरिका वालों का रॉकेट नहीं चले अगर भारत के लोग नहीं हो तो। फ्रांस जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, बड़ा बड़ा नाम कमाते हैं हमारे भारत के। अपने देश में आते हैं तो फेल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था में गड़बड़ है। तो मेरा दिल कहता था भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं, व्यवस्था खराब है। लेकिन फिर भी लगता था कि ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा। तो एक जुनून था भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए। लेकिन दिल में एक प्रश्न भी था। 49 दिन की सरकार के अंदर, भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा, सारी दिल्ली की जनता कहती है, 49 दिन की सरकार के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन कम से कम 70% भ्रष्टाचार कम हो गया था। ये कोई छोटी बात नहीं है जी। 49 दिन में जो 65 साल में ये दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, 49 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखा दिया।
तो जैसा मैंने कहा, पहले हमारे अंदर जुनून था, अन्ना आंदोलन के समय जुनून था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत लेके रहना है। लेकिन उस 49 दिन की सरकार के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त हम कर सकते हैं। आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं और सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे। लेकिन एक प्रश्न उठता है, मेरे से कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, कहते हैं जी पिछली बार 49 दिन की सरकार बनी, आपने 4 दिन के अंदर टेलीफोन लाइन चालू कर दी थी, इस बार 1.5 महीना क्यों लग गया? यह आपको समझना बहुत जरूरी है, इस बार 1.5 महीना क्यों लग गया। 1992 में दिल्ली राज्य बना था, संविधान का संशोधन किया गया था, दिल्ली को राज्य बनाया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, आधा अधूरा राज्य अभी, लेकिन 1992 में दिल्ली को राज्य बनाया गया। 1993 के अंदर दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला और दिल्ली सरकार के अंदर एक एंटी करप्शन ब्रांच, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, एंटी करप्शन ब्रांच बनाई गई। दिल्ली सरकार ने आदेश निकाला और इस एंटी करप्शन ब्रांच का दायरा पूरी दिल्ली थी कि पूरी दिल्ली के क्षेत्र के अंदर जहां कहीं भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार करने वाला केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, दिल्ली सरकार का कर्मचारी हो, एमसीडी का कर्मचारी हो, पुलिस का कर्मचारी हो, डीडीए का कर्मचारी हो, एनडीएमसी का कर्मचारी हो, कोई कर्मचारी हो, अगर पूरी दिल्ली के अंदर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच उसको पकड़ सकती थी। यह आदेश 1993 में निकाला गया। 1993 से लेकर आज तक 2014 तक 21 साल तक वो आदेश जारी रहा। 21 साल तक कोई पंगा नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। 21 साल तक एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली के अंदर कोई भ्रष्टाचार करता था उसको पकड़ सकती थी। उसके बाद हमारी 49 दिन की सरकार आ गई, हमने भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चालू किया, लेकिन हम ऐसा काम कर गए जिससे इस देश के भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिल गई। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कर दी। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कर दी। उस एफआईआर में हमने वीरप्पा मोइली जी के खिलाफ भी एफआईआर कर दी। और जैसे ही हमारी सरकार गई और केंद्र में नई सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे। जैसे उनकी सरकार आई उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया केंद्र सरकार ने कि दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच केवल दिल्ली वालों के भ्रष्टाचार को पकड़ेगी, केंद्र वालों को नहीं पकड़ेगी, दिल्ली पुलिस को नहीं पकड़ेगी, डीडीओ को नहीं पकड़ेगी, एनडीएमसी को नहीं पकड़ेगी। तो अगर अब हमारी सरकार आई तो इन्होंने ये ऑर्डर पास क्यों करा? क्या जरूरत थी? 21 साल तक किसी को तकलीफ नहीं हुई भाई साहब, 21 साल तक किसी को तकलीफ नहीं हुई। 21 साल तक दिल्ली के अंदर कोई भ्रष्टाचार करता था, ये एंटी करप्शन ब्रांच उसको पकड़ सकती थी। बीजेपी वालों ने आते ही ऑर्डर क्यों पास किया? केवल मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, केवल उनको फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। मुकेश अंबानी जी कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, 1 साल हो गया। मुकेश अंबानी जी ने केस कर दिया कि केजरीवाल की सरकार ने जो एफआईआर करी है ये गलत है, इसको क्वैश किया जाए। बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए, लेकिन कोर्ट नहीं माना, हाई कोर्ट नहीं माना। इसका मतलब हम ठीक हैं, इसका मतलब हम ठीक हैं, वो गलत हैं। इन्होंने, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि दिल्ली सरकार
केवल दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पकड़ सकती है, उसके बावजूद कोर्ट नहीं माना। इसका मतलब हम ठीक है भाई साहब। लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं दिल्ली विधानसभा का हूं। आज यहां पे सारे माननीय विधायकगण बैठे हैं और सभी विधायकों ने मिलकर अभी 15 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है कि ये जो एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने एंटी करप्शन ब्रांच की ताकत को कमजोर किया है, जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने पारित किया है वो नोटिफिकेशन गलत है और दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि इस नोटिफिकेशन को ना माना जाए। दिल्ली विधानसभा का आदेश हमारे सरमाथे के ऊपर है। इस नोटिफिकेशन को हम लोग नहीं मानते और आज दिल्ली की हेल्पलाइन लॉन्च की जा रही है। पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भ्रष्टाचार अब आपको दिखाई दे, चाहे कोई विभाग हो, किसी भी सरकार का विभाग हो, आप इस फोन के ऊपर फोन करना और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार इस देश के अंदर कोड़ बन गया है, कोड़। जब तक इस बीमारी को दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये देश प्रगति नहीं करेगा। बड़े बड़े वादे करते हैं विकास के, इस देश का विकास नहीं हो सकता जब तक हम भ्रष्टाचार को नहीं ठीक करेंगे। बहुत नेता आए, सारे नेता खराब नहीं होते, कई नेता ईमानदार नेता आए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ईमानदार नेता भी इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाए अभी तक? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो नेता खुद तो ईमानदार हैं, उनकी कैबिनेट में सारे पैसे खा रहे हैं, उनकी कैबिनेट में सारे पैसे खा रहे हैं और खुद आंख बंद करके बैठ जाते हैं। ये नहीं चलेगा, वो ईमानदारी किसी काम की नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता देख लिए। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अपने अपनों के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत होनी चाहिए, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। ऐसे भ्रष्टाचार नहीं रुकता। दूसरी चीज, हम लोग सुनते हैं, आपस में बात करते हैं ना, कहते साहब ये नेता तो बड़ा ईमानदार है पर पार्टी के लिए पैसे लेता है। साहब पार्टी के लिए पैसे ले लिए, जनता तो लुट गई। अभी मैं सतेंद्र भाई से बात कर रहा था, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बता रहे थे कि एक एक पर बेड कॉस्ट, हमारे सरकारी अस्पतालों में एक एक बेड पर बेड अस्पताल बनाने की जो कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए आती है, और ये बता रहे हैं 25 लाख में ये काम हो सकता है। तो चाहे नेता खुद पैसे ले, चाहे पार्टी के लिए पैसे ले, जनता तो लुट गई भाई साहब। वो 75 लाख रुपए पर बेड तो चले गए, चाहे वो नेता के अकाउंट में जाए चाहे पार्टी के अकाउंट में जाए। आम आदमी पार्टी ने ये सब धंधा नहीं करना। हम लोग चुनाव, हमारी पूरी पार्टी, सारे विधायक मिलके, 70 विधायकों ने मिलके 15 से 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ा था भाई साहब। वो चंदा आप ही लोगों ने दिया था। और दूसरी पार्टियों वाले एक एक एमएलए 15-15 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार तो भाई साहब एक ही पार्टी इस देश में लड़ सकती है, आम आदमी पार्टी। हमारे नेता भी ईमानदार हैं, अपनों के खिलाफ एक्शन लेने की भी हमारे अंदर हिम्मत है। और दोस्तों, हमें अपनी पार्टी के लिए इस तरह से चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जो पार्टियां 10-10 हजार करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ती हैं, वो कभी इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकती। दोस्तों, जब से हमारी सरकार बनी है तब से मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश के अंदर। किसी भी तरह से इन लोगों को बदनाम करो,
किसी भी तरह से इन लोगों को सफल नहीं होने दो। आज कोई खड़ा होके केजरीवाल को 2 गालियां दे दे, ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, केजरीवाल पे किया हमला। अगर किसी ने 24 घंटे के अंदर ख्याति प्राप्त करनी हो, मेरे को गालियां देनी चालू करो, ये सारे कैमरे वाले पहुंच जाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज होगी। ब्लॉग लिख दो मेरे खिलाफ, ट्विटर पे लिख दो मेरे खिलाफ। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ी साजिश है भाई साहब। ये सारे जने इकट्ठे हो गए। कौन कौन इकट्ठे हो गए? एक तो 67 सीट आने के बाद कई लोगों की जड़ें हिल गई हैं इस देश के अंदर। रातों की नींद हराम हो गई है हमारी, उनकी कई पार्टियों की रातों की नींद हराम हो गई। उनको लग रहा है ये दिल्ली में कर दिया, दूसरी बाहर निकल गए तो क्या हाल होएगा इनका। तो ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ। दूसरे ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। उनको लग रहा है जब इसने मुकेश अंबानी को नहीं छोड़ा तो ये बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा तो ये हमारी भी ऐसी कैसी करेगा। वो सारे इकट्ठे हो गए। और कुछ इस देश के ब्लैकमेलर इकट्ठे हो गए, ब्लैकमेल करने वाले। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं अभी अभी दिल्ली में शिफ्ट हुआ हूं। उसके पहले मैं कौशाम्बी रहता था 1 महीना। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं कौशाम्बी में ही था। सवेरे सवेरे मैं वॉक पे जाता हूं। एक दिन वॉक पे जाने के लिए घर से नीचे उतरा, देखा सामने एक आदमी फूल लेके खड़ा है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई साहब मैं फलाने फलाने टीवी चैनल के मालिक का पीए हूं, उन्होंने आपके लिए फूल भेजे हैं। मैंने फूल ले लिए। बोले भाई साहब बहुत फोन किए, आपसे बात नहीं हो पाई, उन्होंने बधाई भेजा है। फिर बोले 2 मिनट आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा चलो वॉक करते करते बात करते हैं। मैंने वॉक करनी चालू की तो कहते भाई साहब अभी हम लोगों ने भी बिजली कंपनियों का बिजनेस शुरू किया है। हमें पता चला है कि दिल्ली में बिजली कंपनियां आपको बड़ा तंग कर रही हैं। एक मौका हमें दीजिए, हम दिल्ली में बिजली कंपनी ठीक कर देंगे। मेरा माथा ठनका। ये चैनल सवेरे से शाम तक मेरे खिलाफ जहर उगलते हैं। वो वाला चैनल सवेरे से झूठा सच्चा जो मर्जी दिखाता है वो चैनल। तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब इसीलिए मेरे खिलाफ जहर उगलते हो कि केजरीवाल के खिलाफ जहर उगलेंगे और फिर उससे जाके बिजली कंपनी ले लेंगे? मैंने कहा मेरे को ब्लैकमेल करने वाला भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों ब्लैकमेल होऊंगा? तुमको मेरे खिलाफ जो झूठा सच्चा दिखाना है दिखाओ। इस देश की जनता बड़ी सियानी है। तुम लोगों ने हराने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी 67 सीट दे दी इस देश की जनता ने। तो दोस्तों ये सारे इकट्ठे हो गए ब्लैकमेलर। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे मीडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस किस्म का धंधा भी करते हैं और बीच बीच में पकड़े भी जाते हैं। लेकिन भाई साहब जनता साथ है। मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं। कल को कुछ गलत काम करूंगा, मेरे को पता चल जाएगा जनता नाराज है मेरे से। जनता साथ है, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ है। दोस्तों हमें चिंता करने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज भी आए हुए हैं, सेक्रेटरीज आए हुए हैं, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट आए हुए हैं। मैं 2 शब्द उनके लिए कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि कल के बाद एक फॉर्मेट आप सब लोगों को भेज देंगे। आपको अपने अपने डिपार्टमेंट में कई जगह वो बोर्ड लगाने हैं, यही वाले बोर्ड की अगर इस डिपार्टमेंट में कोई आपको रिश्वत मांगे तो मना मत करना, सेटिंग कर लेना, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेना। वो फॉर्मेट आपको भेज देंगे, सारे डिपार्टमेंट्स में लगाने हैं। दूसरा, पिछली बार जब 49 दिन की सरकार बनी थी तो मेरे को पता चला कि कई अधिकारियों ने अपने कमरे में मोबाइल अलाउ करना बंद कर दिया। तो ये भी बोर्ड लगाना है भाई, मोबाइल अलाउ करना पड़ेगा सबको अपने कमरे में। ये भी बोर्ड लगाएंगे। मैं भी अपने कमरे में सबको मोबाइल के साथ, ये खूब स्टिंग करते हैं मेरे, खूब चलाते हैं ये लोग।
करने दो ना। अगर गलत काम नहीं किया तो किससे डरना? किसी से नहीं डरना इस दुनिया के अंदर, बस ऊपर वाले से डरना और किसी से नहीं डरना। अगर गलत काम करेंगे तभी डरना है, गलत काम नहीं करेंगे तो करने दो, जो स्टिंग करता है करने दो। तो ये भी अपने को बोर्ड लगाने हैं। और मैं सारे अधिकारियों को आज एक बात कहना चाहता हूं, आप ईमानदारी से काम करो। 100 काम करोगे, 10 कामों में गलतियां भी होंगी। इंसान है, हम गलतियां करते हैं, गलतियां भी होंगी। गलतियां करने से डरना नहीं है। कोई भी गलती करेगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मजाल जो आपका कोई बाल भी बांका कर दे, मैं आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हूंगा, किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। लेकिन अगर बेईमानी कोई करेगा तो मेरे से बड़ा दुश्मन नहीं है, जहन्नुम तक पीछा करूंगा। अभी एक केस आया था, 2 अफसरों के खिलाफ किसी ने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। मैंने पूरा मामला पढ़ा और देखा कि दोनों अफसर बहुत अच्छे हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। दोनों अफसरों ने कोई छोटी सी उनसे गलती हो गई थी। गलती इंसान से होती है जी। तो मैंने कहा भाई ये कोई शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अफसरों को डराना नहीं है, हमें अपने अफसरों को इनकरेज करना है, उनको अच्छा काम करने के लिए इनकरेज करना है। तो अच्छा काम करो, मैं आपके साथ हूं। गलत काम बेईमानी करोगे तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। हम लोग भ्रष्टाचार दूर करने के लिए और भी कई सारे कदम उठा रहे हैं। जितने कानून हैं उन कानूनों को सिंप्लीफाई किया जा रहा है। कई सारे ऐसे कानून हैं जिनमें जानबूझ के पेच छोड़ रखे हैं कि उसकी टांग मरोड़ेंगे, उसका गर्दन मरोड़ेंगे तो अपने आप दौड़ा दौड़ा आएगा। ये सारे कानून सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई साहब। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे बहुत बड़े स्केल पे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। आज जैसा अभी किसी ने बताया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईमानदार देशों की सूची में भारत का कोई 80 या 82वां नंबर आता है। मैं आज आपको यह यकीन दिला रहा हूं, 5 साल के अंदर मैं बड़ी बात नहीं करता, ईमानदार शहरों की सूची में दिल्ली को कम से कम टॉप के 5 शहरों के अंदर, दुनिया के टॉप के 5 शहरों के अंदर लाके खड़ा कर, दुनिया के टॉप के 5 शहरों के अंदर दिल्ली को लाके खड़ा कर देंगे। और एक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार आपको कितना तंग करती है, कितना आसान है बिजनेस करना। उसमें भारत का नंबर 142वां है।